हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है ये सबसे पहले समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टोटल 3 ग्रीक वर्ड मिला हुआ है, जिसमें कि एक है ट्राई, जिसका मतलब होता है 3। एक वर्ड है इसके अंदर गन, जिसका मतलब होता है साइड। और एक है मैट्री, यानी कि ये मैट्रॉन से निकल करके आया है, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो 3 ग्रीक लेटर से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गन और मैट्रॉन। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3 साइड का मेजरमेंट। अब 3 साइड से मिलकर बना हुआ फिगर जो है वो ज्योमेट्री के अंदर हमारा होता है ट्रायंगल। यानी कि हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रायंगल का मेजरमेंट करते हैं। अब इसमें भी ट्रायंगल तो बहुत सारा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो हमें यहाँ पे कौन से ट्रायंगल का मेजरमेंट करना है, तो हम यहाँ पे जो मेजरमेंट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझ लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? तो कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो उसे ही हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। सपोज ये कोई हमारा एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल अगर ये 90 डिग्री है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक से ज़्यादा 90 डिग्री नहीं हो सकता है, एक ही 90 डिग्री होगा, एक से ज़्यादा 90 डिग्री नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों ही एंगल का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री का होता है हमेशा। तो अगर यहाँ पे 2 एंगल 90 हो जाएगा तो उसी दोनों का जो जोड़ होगा 180 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही 90 डिग्री हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी का जो 2 एंगल बच रहा है, बाकी जो 2 एंगल बच रहा है, ये दोनों ही एंगल एक्यूट एंगल होगा, 90 से छोटा होगा। 90 से छोटा और 0 से बड़ा जो भी एंगल होता है उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक अगर 90 डिग्री है तो बाकी का 2 एंगल कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा। अब इसकी साइड की बात करें तो 90 के सामने का जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस हो जाता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तीनों साइड ये होता है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम एक है जो कि हमें समझना है, याद रखना है, h² = p² + b²। h² = p² + b², हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं कभी भी हमें ट्रायंगल के अंदर, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर 2 साइड मालूम हो और तीसरा साइड निकालना हो, तब हम इस थ्योरम का यूज़ करते हैं। जैसे सपोज अगर ये कोई ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे ये 5 है, 4 है और हमें AB फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे h² = p² + b²। h लिखेंगे 5 का स्क्वायर, p 4 का स्क्वायर प्लस b²। तो ये 25 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और प्लस b²। इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 25 - 16। तो यहाँ से b का जो वैल्यू आएगा √9 यानी कि 3। तो पाइथागोरस थ्योरम का यही यूज है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी 2 साइड मालूम हो तो तीसरा साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो ये बेसिक कुछ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानकारी होना चाहिए कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस और हाइपोटेनियस, और h² = p² + b² होता है। अब हम आते हैं फिर से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें हमारे सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे क्लास 10th के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल। फिर इसके बाद सेकेंड जो टॉपिक होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
of some specific angle तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और फोर्थ टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये 4 टोटल टॉपिक पढ़ने हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये अलग अलग चैप्टर से होंगे, जैसे आर एस अग्रवाल की बुक में अलग अलग चैप्टर दिया हुआ होगा, एनसीईआरटी में भी अलग अलग चैप्टर दिया हुआ होगा। इसके बाद इसी में एक अगला जो चैप्टर ही है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये भी पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या इसी को हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, तो ये टोटल हमारे सिलेबस का है टॉपिक, जिसको कि हमें बारी बारी से पढ़ना है। तो सबसे पहले आ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल। किसी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर निकालना हो तो वो क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमने बताया अभी कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने का साइड हाइपोटेनियस होता है। ये फिक्स है कि 90 के सामने का साइड ही हमेशा हाइपोटेनियस होगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस जो होता है ये चेंज होते रहता है। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, किस एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं। जैसे अगर हम ये एंगल ले रहे हैं, अब एंगल को डिनोट करने के लिए हमें कोई ऐसा कुछ सिंबल चाहिए, तो थीटा एक ऐसा ही सिंबल है, ये एक ग्रीक सिंबल है थीटा। इससे हम लोग किसी एंगल को डिनोट करते हैं। पता नहीं कि ये कितना डिग्री होगा, इसलिए हमने इसे थीटा लिख दिया। तो थीटा एक तरह का एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो ये 90 के सामने का अगर हाइपोटेनियस है, 90 के सामने हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा हमेशा, चाहे ट्रायंगल कैसे भी रहे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रायंगल कैसे भी रहे, जो 90 डिग्री रहेगा उसके सामने का ही साइड हमेशा हाइपोटेनियस होगा। अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, तो जो भी एंगल हम ले रहे हैं उसके ठीक सामने का साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा और जो एक बच गया वो बेस होगा। जैसे सपोज इस एंगल में अगर हम ये एंगल के लिए हमें बताना हो, ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, तो इसके सामने का साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। किसी भी तरह का एंगल हो, चाहे इस तरह का अगर कोई ट्रायंगल है, यहाँ अगर 90 डिग्री है और ये हमारा थीटा है, तो 90 के सामने का साइड तो हमेशा ही हाइपोटेनियस होता है और थीटा के सामने का साइड हो जाएगा ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो इस तरीके से हम साइड पता कर सकते हैं, परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेनियस कौन है। अब आ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले एक एक चीज समझ लेते हैं। यहाँ पे रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो पढ़ा होगा, क्लास 8 में रेशियो पढ़ा होगा। रेशियो का मतलब क्या होता है, किसी भी दो नंबर का अगर हमें रेशियो निकालना है 20 और 25, सपोज इस दोनों का रेशियो निकालना है, तो हम 20 को 25 से डिवाइड करेंगे। फिर अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, 4 से 5 से कटेगा ये 4 बार में और ये 5 बार में। 4/5 जो आया ये एक रेशियो है, ऐसा फ्रैक्शन ही है, इसी को रेशियो बोलते हैं। और लिखने के लिए हम इसे 4:5 ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि 4, 5 ऐसा नंबर है जिसमें कोई भी कॉमन नहीं बचता है, लास्ट में कटने के बाद जो भी आता है वही हमारा रेशियो हो जाता है। सपोज कोई और एक एग्जांपल ले ले, जैसे 30 है और 20 है, इसका अगर हमें रेशियो निकालना है तो 30/20। इस नंबर का इससे रेशियो बताना है, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। हो सकता है 20 का 30 से रेशियो बताना हो तो 20/30 भी लिख सकते हैं। यहाँ भी अगर 25 का इससे रेशियो निकालना है तो 25/20 भी लिखा जा सकता है।
तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 आएगा, या इसी को हम 3:2 लिख सकते हैं। इस तरीके से रेशियो निकालते थे, क्लास 8 में पढ़े होंगे ये रेशियो चैप्टर। अब यहाँ पे रेशियो का क्या यूज़ है, अगर हमारे पास कोई ऐसा दो नंबर है, 2 है और 5 है, तो इस दो नंबर का रेशियो कैसे कैसे निकाल सकते हैं। हम जितना भी इससे पॉसिबल रेशियो है सारा निकालना चाहते हैं, तो हम कहेंगे एक तो रेशियो इसका 2/5 होगा। अब इसमें तो कैंसिल कुछ हो नहीं रहा है, अब कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, तो 2/5 ही इसका रेशियो होगा, या 2:5 लिख सकते हैं। बाकी हम इसे फ्रैक्शन में ही छोड़ दे रहे हैं। अगर हम चाहें तो 5 को भी 2 से डिवाइड कर दे, तो ये भी एक रेशियो ही हुआ, 5/2 या 5:2। तो दो नंबर है तो मैक्सिमम दो तरीके से इसका रेशियो निकाला जा सकता है, या तो इस नंबर को इससे डिवाइड करे तो एक रेशियो आएगा, या फिर इस नंबर को इससे डिवाइड करे तो एक रेशियो आएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास 3 नंबर है, सपोज 2 है, 3 है, 5 है, इसका अगर हम रेशियो निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो 2 को एक बार 3 से डिवाइड करेंगे, ये एक रेशियो होगा। फिर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये एक रेशियो होगा। फिर 3 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये एक रेशियो होगा। 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, ऐसे 2 को 5 से डिवाइड करेंगे और 5 को 2 से डिवाइड करेंगे। टोटल इतना ही रेशियो निकाल सकता है ये 3 नंबर का, इसके अलावा तो और कुछ निकलेगा नहीं। जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल तरीका था वो सारा हम निकाल चुके हैं। यानी कि अगर हमारे पास नंबर है 3, तो उसका टोटल जो है 6 रेशियो निकाला जा सकता है। तो समझ गए रेशियो का मतलब क्या होता है और कैसे निकालते हैं रेशियो। सॉरी, यहाँ पे रेशियो लिखे थे, रेशियोज। तो किस तरीके से रेशियो निकाल सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए तो हमारे पास कुछ नंबर होना चाहिए, कुछ भी ऐसा डाटा होना चाहिए जिसको कि हम फ्रैक्शन में लिखें और तब जा करके रेशियो निकले। तो कह रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो निकालना है वो किसका निकालना है, किसी एंगल का। अब कौन से एंगल का निकालना है। हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम पढ़ते हैं, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ा जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री हो गया तो बच गया ये दो एंगल। तो हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं वो इसी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, यानी ये दो एक्यूट एंगल का ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। तब इसका रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। सपोज हम इस एंगल के लिए रेशियो निकालना चाह रहे हैं, अभी इसको थीटा ले रहे हैं, इस एंगल के लिए रेशियो निकालना चाह रहे हैं, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब जैसे हमारे पास 3 नंबर था, 2 था, 3 था, 5 था, ऐसे ही हमारे पास यहाँ भी 3 नंबर है, P, B और H। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 7, 9 कुछ भी। तो यहाँ पे P है, B है और H है, ये 3 हमारे पास नंबर है, P, B और H। तो इसका क्या क्या रेशियो निकल सकता है। तो बोलेंगे कि P को B से डिवाइड कर दे तो एक रेशियो निकल जाएगा, फिर B को P से डिवाइड कर दे तो एक रेशियो निकल जाएगा, फिर B को H से डिवाइड करे तो एक रेशियो निकलेगा, फिर H को B से डिवाइड करें तो एक रेशियो निकलेगा, P को H से डिवाइड करें तो एक रेशियो निकलेगा, और H को P से डिवाइड करें तो एक रेशियो निकलेगा। तो यही टोटल 6 तरीका है, इसी तरीके से हम रेशियो निकाल सकते हैं। इसके अलावा तो कोई और भी रेशियो नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर है तो ये 6 रेशियो निकाला जा सकता है। अब जो ये 6 रेशियो निकाले हैं, यही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ऑफ एन एंगल। किसी एंगल के लिए, या ये कहे कि किसी एक्यूट एंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल है उसका यही टोटल 6 रेशियो होता है। अब ये 6 रेशियो जो है, इस सब का अलग अलग नाम दे दिया गया ताकि हमें समझने में आसानी हो और हम समझ सके कि P और B है, अगर P/B है तो इसका नाम क्या हो जाएगा। तो सबका अलग अलग नाम दे दिया गया। यहाँ पे क्या नाम दिया गया, जैसे ये जो P/H है इसका नाम दिया गया साइन। अब यहाँ पे साइन हम लिखे हैं, ये सब जो लिखे हैं P, B और H वो इस एंगल के रिस्पेक्ट में लिखे हैं। अगर ये एंगल लेते हैं तो ये P/B/H हो जाएगा। इसलिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा जाता है किस एंगल के लिए लिख रहे हैं, ये हमें यहाँ पे एंगल बताना होता है। तो यहाँ पे साइन, इस एंगल का नाम यहाँ पे थीटा दिए है तो साइन थीटा लिखेंगे।
अब इसी साइन थीटा को थोड़ा सा शॉर्ट में करने के लिए ये 3 लेटर ले लिया गया और इसको शॉर्ट में लिखा गया साइन थीटा, जिसका वैल्यू होता है ये P/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही ये जो B/h है इसका नाम दिया गया कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा। फिर से इस नाम को भी थोड़ा शॉर्ट करने के लिए COS, कॉस थीटा, ये होता है B/h। ऐसे ही ये जो हमारा P/b है इसका नाम दिया गया टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। इसे भी शॉर्ट किया गया और पूरे में से सिर्फ 3 लेटर लिया गया TAN, टेन थीटा, जो होता है P/b। ठीक है। इसी तरीके से हमारा ये जो H/p है, H/p, इसका नाम दिया गया कोसेकेंट थीटा, और इसको भी शॉर्ट करने के लिए COS अगर लेते हैं तो कॉस हो जाएगा, जो कि पहले से ऑलरेडी एक का नाम रखा है कॉस, तो कॉस नहीं लिख सकते हैं, कॉसेक लिया गया यहाँ से, कॉसेक थीटा, जो कि H/p। ऐसे ही ये जो H/b है इसका नाम दिया गया सेकेंड थीटा। तो यहाँ भी शॉर्ट करने के लिए SEC 3 ही लेटर से ये हो जा रहा है, क्योंकि सेक किसी का नाम नहीं था इसलिए इसको बोला गया सेक थीटा, H/b। और ऐसे ही ये जो B/p है इसका नाम दिया गया कोटेंजेंट थीटा, इसे भी शॉर्ट किया गया COT, कॉट थीटा। तो ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसका ये नाम है। तो हमें इसका पूरा फुल फॉर्म भी याद रखना है और शॉर्ट फॉर्म तो याद रखना ही है। साथ के साथ इसका हमें फॉर्मूला भी याद रखना होगा कि साइन थीटा इक्वल टू होता है P/h, कॉस थीटा इक्वल टू B/h, टेन थीटा इक्वल टू P/b। ऐसे ही कॉसेक H/p, सेक H/b और कॉट B/p। ये टोटल 6 रेशियो है जो कि हमें याद रखने होंगे। अब अगर यहाँ पे कुछ और ध्यान रखें तो एक चीज और समझना है कि साइन थीटा का मतलब, साइन थीटा को हम चाहे तो साइन इंटू थीटा, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं कभी भी, क्योंकि साइन थीटा का मतलब ये साइन के साथ में थीटा को मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। साइन थीटा का मतलब सिर्फ इतना ही सा है कि हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहे हैं वो किस एंगल के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, वो एंगल हमें यहाँ दिखाना होता है, इसलिए हम यहाँ पे साइन थीटा लिखे हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ एंगल नहीं होगा लिखा हुआ और ऐसे लिख देगा कि साइन A बराबर बताइए, तो इसका मतलब यही है कि साइन हमें बताना है किस एंगल के लिए, तो एंगल A के लिए। साइन A का मतलब इस एंगल के लिए हमें बताना है P/h का वैल्यू। ऐसे ही साइन C अगर पूछेंगे तो इसका मतलब हो गया कि ये इस एंगल के बारे में कह रहा है कि ये थीटा है, इसके लिए साइन C का वैल्यू। तो ये बात ध्यान रखना है। ये बात भी ध्यान रखेंगे कि साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं होता है, ऐसा अगर है तो फिर गलत है। ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव में आता है। बाकी इसका फुल फॉर्म तो याद रखेंगे ही, इससे भी क्वेश्चन में आ जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये टोटल जो है 6 रेशियो है। अब यहाँ पे अगर हम इस रेशियो को ध्यान से देखें तो साइन थीटा है P/h और कॉसेक थीटा है H/p, एक दूसरे का जस्ट ऑपोजिट है P/h और H/p। तो जब कभी भी दो ऑपोजिट नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमेशा ही 1 आता है। जैसे 3 को 3/2 है और यहाँ पे 2/3 है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो वैल्यू क्या आएगा, 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। जब कभी भी एक नंबर के उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ही आंसर 1 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी 1 ही आ जाएगा। साइन थीटा को और कॉसेक थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये P/h और H/p, H कैंसिल हो जाएगा, P से P 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक फॉर्मूला बन गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ऐसे ही हम देख रहे हैं कि cos थीटा अगर B/h है, sec थीटा H/b है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है B/h और यहाँ H/b।
तो यहाँ भी अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। तो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। टेन में भी यही है, टेन थीटा अगर पी बाई पी है तो कॉट बी बाई पी है, तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई होकर के 1 आ जाएगा। 10 इंटू कॉट इक्वल टू 1। तो ये यहाँ से भी टोटल 3 फार्मूला हो गया। तो फार्मूला तो बहुत सारा बनेगा, लेकिन हमें मेन जो है ये टोटल 6 रेशियो को ही याद रखना होगा। बाकी उससे हम खुद समझ सकते हैं कि अगर साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक तो मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आएगा। इसी से हम चाहे तो और भी फॉर्मूले निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हमें साइन थीटा इक्वल टू लिखना है, कॉसेक उधर जाएगा तो 1 बाई कॉसेक हो जाएगा। कॉसेक थीटा इक्वल टू लिखना है, साइन इधर भेजेंगे तो 1 बाई साइन हो जाएगा। तो बनने के लिए तो ये सारे ही फॉर्मूले बनेंगे, लेकिन इतना हमें याद नहीं करना। हमें मेन जो है उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो सारा ही फॉर्मूला याद हो जाएगा। अगर हम समझ गए कि कॉसेक और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो कॉस थीटा अगर हमें लिखना होगा तो हम सीधे लिख देंगे कि कॉस थीटा लिखना है तो 1 बाई सेक, और सेक थीटा लिखना है तो 1 बाई कॉस। जब रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है कॉस का रेसिप्रोकल 1 बाई कॉस हो जाएगा, इस तरीके से। ऐसे ही अगर हम टेन थीटा में लिखना चाहें, टेन थीटा, तो 1 बाई कॉट हो जाएगा, और कॉट थीटा लिखना चाहे तो 1 बाई 10 हो जाएगा। तो ये सब भी फॉर्मूला है जो कि हमें याद रखना है। याद क्या रखना है? ये मेन चीज़ अगर हम याद रखते हैं तो ये चीज़ सब भी हमें समझ में आएगा। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला बनता है क्या, कि अगर हम साइन और कॉस को डिवाइड कर दें, साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से हम डिवाइड कर दें, तो साइन थीटा होता है पी बाई एच और कॉस थीटा होता है बी बाई एच। तो ये एच एच कैंसिल हो जाएगा, पी बाई बी आ जाएगा। अब पी बाई बी क्या होता है? पी बाई बी होता है 10। यहाँ पे हम पढ़े हैं कि पी बाई बी जो है वो 10 थीटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से फॉर्मूला बन गया 10 थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये भी एक फॉर्मूला बन गया। 10 थीटा अगर साइन बाई कॉस है तो कॉट थीटा क्या होगा? 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो बस इतना फॉर्मूला याद रखेंगे और ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इसी से हम सारा चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल, ये फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, इसी से पूरा कंप्लीट बन जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे।